हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री के पहले चैप्टर को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेन 4 टॉपिक, जिसमें से आपके 6 to 7 मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो हम इसमें सिर्फ 4 टॉपिक करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम उनका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर, और इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन। विदिन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अलावा कई और जगहों पे अपना कंट्रोल कर लिया था, एक तरह से कहे तो कब्जा कर लिया था। और धीरे धीरे जिस तरह के रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में लागू किए थे, वो सारे रिफॉर्म्स उन्होंने सारे अलग अलग कंट्री में भी लाना शुरू कर दिया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे डेमोक्रेसी सिस्टम को बर्बाद किया, लेकिन उसने कई ऐसे अच्छे काम किए जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना पॉसिबल नहीं था। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलिक कोड, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट ने चेंजेस किए थे, इसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं, या इसे नेपोलिक कोड भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या था कि जो भी बर्थ से प्रिविलेजेस लेते थे, जैसे कि आपका क्लर्जी में क्लर्जी का अगला जो क्लर्जी बनेगा उनका बेटा ही होता था, या राजा का बेटा राजा ही बनता था। तो बाय बर्थ जो चीज़ें थी उसको बंद करवा दी। इसके अलावा सारे लोगों के लिए कानून बराबर करवाए, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए लोगों को। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इसके बाद इन कोड्स को बाकी जो फ्रेंच कंट्रोल के रीजन्स थे उसमें भी लागू किए गए। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम and freed peasants from serfdom and manorial dues। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन सारे जगहों पे उनके राजकाज के तरीक़ों को चेंज किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा था, साथ ही साथ फ्यूडल सिस्टम को बंद करवाया, एबॉलिश्ड करवा दिया। और वहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो एक तरह से कहे तो मजदूर गुलाम की तरह काम करते थे, उन्हें भी छुड़वाया, और जितने भी उनके पास ड्यूज थे, उधार थे, उनको भी माफ़ करवा दिया गया। इन द टाउन्स टू, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। और टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर जो गिल्ड होते हैं, गिल्ड मीन्स यहाँ पे व्यापारी संघ जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके ऊपर राजा के तरफ से कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, इनको भी हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो सके, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे होने से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो इस तरह से देखने को मिला कि पीजेंट, बिजनेसमैन और बाकी सारे लोगों को नए तरीके का एक आज़ादी मिला था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर्स थे, उनको समझ में आने लगा कि अगर एक तरह का करेंसी होगा, एक तरह का लॉ होगा, एक तरह का वेट सिस्टम होगा,
तो इससे क्या होगा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके बेचना या खरीदना आसान होगा, और ये हुआ भी। However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. लेकिन इसके अलावा भी जिन जिन जगहों पे नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा कब्जा किया था, उन जगह के लोगों में मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोग इन्हें पसंद करते थे, कुछ पसंद नहीं करते थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mayence, Milan and Warsaw, the French army were welcomed as harbingers of liberty. तो यहाँ पे जैसे ब्रुसेल्स हो गया, म्यांज, मिलान, वार्सो या हॉलैंड या स्विट्ज़रलैंड, इन जगहों पे जब फ्रेंच आर्मी गई उन पे कब्जा करने के लिए या वहाँ पे चेंजेस करने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया। उन्हें लगा कि उनके आज़ादी के दिन आ गए। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. लेकिन ये जो सपना था फ्रीडम वाला, वो जल्दी ही चूर हो गया, क्योंकि इनको समझ में आने लगा कि एक तरह से ये इनके नियम कानून में कैद हो गए हैं, क्योंकि इनको कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया जा रहा था। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप, forced conscriptions into the French army required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इन जो जगहों पे कैप्चर किया गया था उन जगहों पे टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिए गए ताकि नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। साथ ही साथ फोर्सफुली यंग पीपल्स को फ्रेंच आर्मी के अंदर भर्ती करवाया जाता था ताकि बाकी यूरोपियन कंट्री को भी जीता जा सके। तो एक तरह से जितना नेपोलियन बोनापार्ट ने उनके अच्छे के लिए काम किया था, उससे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान भी पहुंचाया था, और ये सब कुछ मिला करके नेपोलियन बोनापार्ट एक तरह से उनके नज़र में बुरा बन गया। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो 1815 में जो यूरोपियन पावर्स थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, और हराने के बाद इन लोगों ने एक मीटिंग रखी थी वियना में। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इस मीटिंग को होस्ट करने वाले थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. तो जितने भी डेलीगेट्स थे, जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वो लोग मिलके एक ट्रीटी बनाते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, और इसमें कहा जाता है कि नेपोलियन के टाइम में जितने भी चेंजेस फ्रांस और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री में किए गए, उनको वापस से चेंज किया जाए। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हटा दी गई थी, उसे वापस पावर में रिस्टोर करना होगा, मतलब राजा को फिर से राजकाज देना होगा। इसके अलावा नेपोलियन जितने भी जगहों को जीता था फ्रांस के अलावा, उन सारे जगहों को वापस छीन लिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। इसके अलावा फ्रांस के चारों तरफ अलग अलग बाउंड्रीज बनाए गए, जिसमें अलग अलग तरह के देशों को भी बनाया गया, जिससे फ्रांस इन फ्यूचर अपने बाउंड्री को एक्सपेंड ना कर पाए, बढ़ा ना पाए। Thus the kingdom of the Netherlands, which include Belgium, was set up in north and Genoa was added to Piedmont in the south. तो नॉर्थ में एक नया कंट्री बनाया गया नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम को भी जोड़ा गया। साउथ में पैडमेंट के साथ जेनोवा को जोड़ दिया गया। प्रूसिया was given important new territory on its western frontier,
while Austria was given control of northern Italy. प्रूसिया को वेस्टर्न पार्ट दिया गया और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. तो नेपोलियन के टाइम में जर्मनी के आसपास के 39 स्टेट्स को जोड़ा गया था, उन स्टेट्स को अनटच ही छोड़ दिया गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए. इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी. तो रसिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया और प्रूसिया को सैक्सनी का कुछ पोर्शन दे दिया गया. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. तो इनका मेन इंटेंशन था कि यूरोप में जितने भी मोनार्कीज को नेपोलियन ने हटाया था वापस उन्हें फिर से उनकी जगह पे बिठाया जाए और साथ ही साथ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को भी यूरोप में लाया जाए. ये कंजर्वेटिव ऑर्डर चलते थे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले. कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. तो 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजीम आया जो ऑटोक्रेटिक था, जो खुद से काम करता था, किसी को जवाबदेह नहीं था, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती थी. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. साथ ही साथ इन्हें बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म और डिसेंट पसंद नहीं था. कोई भी इनके खिलाफ बोले या कोई भी किसी भी तरह का एक्टिविटी करे और किसी तरह का भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाए, ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड स्लोगन एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर, प्लेज, बुक्स के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी ताकि हर चीज़ को चेक किया जाए कि किसी भी बुक में, किसी भी प्ले में, किसी भी सॉन्ग में किसी भी तरह का राजा के खिलाफ कुछ भी बोला जाए तो उन्हें या तो बैन कर दिया जाए या उनको जेल में डाल दिया जाए. द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स. अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी 1789 से लेके 1815 के बीच की, ये सिर्फ एक लिबरल्स के माइंड में इंस्पिरेशन की तरह रह गई थी. वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. फिर भी जो लिबरल्स और नेशनलिस्ट थे, इन लोगों ने मिलकर के न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया था और ये चाहते थे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब सेंसरशिप जो प्रेस के ऊपर लगा हुआ था उनको वो हटवाना चाहते थे. इसका हमारा टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 1848, अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वाज अंडर वे. तो एक तरफ जहाँ पे गरीब, अनएम्प्लॉयड, भूखे किसान और वर्कर्स अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ 1848 के अंदर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो भी इसमें शामिल हो चुका था. इवेंट ऑफ February 1848 in France had brought about the abdictions of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. जहाँ एक तरफ फरवरी 1848 में फ्रांस के अंदर चेंजेस देखने को मिले. चेंजेस क्या थे कि 1815 के बाद बर्बन डायनेस्टी के राजा को वहाँ का फ्रांस का राजा बनाया गया और 1848 में उस राजा को हटा दिया गया लोगों के द्वारा और लुइस फिलिप को अपना हेड बनाया गया फ्रांस का. फिर वहाँ पे वोटिंग हुई और सारी चीज़ें हुई. इस बीच में जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है. इसका मतलब ये था कि ये काम फ्रांस में जो हुआ, राजा को हटाया गया, उस तरह का काम पूरे यूरोप में भी अब होना शुरू हो जाएगा और ये देखने को भी मिला. In other parts of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austria-Hungarian
empire, men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with national unification. तो जहाँ पे अभी तक कोई ऐसा देश एग्जिस्ट भी नहीं करता था जो इंडिपेंडेंट नेशन हो, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड या ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, यहाँ के लोग जो गरीब लोग थे, पुअर किसान थे, ये लोग तो आंदोलन कर ही रहे थे, रेवोल्यूशन में थे ही, साथ ही साथ वहाँ के जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे वो भी जुड़ गए इस आंदोलन में और उन्होंने मांग की नेशनल यूनिफिकेशन की, एक राष्ट्र का. They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. तो जहाँ पे ये जो किसानों का आंदोलन था, वर्कर्स का आंदोलन था, इसका फ़ायदा उठाते हुए मिडिल क्लास ने, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, इसने अपने भी डिमांड इसमें जोड़ दिए. इन्होंने क्या डिमांड रखे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक अलग पॉलिटिकल पार्टीज बना सके या ग्रुप बना सके, इसकी भी फ्रीडम मिलनी चाहिए. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो यहाँ पे बता दूं, जर्मन रीजन मतलब यहाँ पे जर्मनी का भी गठन नहीं हुआ था. उस इलाके में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, पार्टीज थे, ग्रुप्स थे, उन लोगों ने मिलकर के एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. और इसमें ज़्यादातर कौन थे? मिडिल क्लास के प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिसियंस, वो आर्टिसियंस जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था. और ये लोग मिलकर के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग करवाने के बाद डिसाइड होता है कि ये लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी रेडी करेंगे. ऑन 18 मई 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन द फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. तो 18 मई 1848 को 831 लोगों को चुना जाता है और ये लोग बड़े ही फेस्टिव तरीके से ढोल नगाड़े के साथ पहुंचते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए. और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है कहाँ? तो ये है चर्च ऑफ सेंट पॉल में. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. फिर उन लोगों ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो जर्मन नेशन मतलब जर्मनी को बनाएगा. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे एक राजा भी होगा, मोनार्की भी होगा. ठीक है, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा. When the deputies offer a crown on these terms to Frederick William IV, King of the Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो ये जो पूरा जर्मन रीजन आता था, ये आता था प्रूसिया किंग के अंदर. जिस तरह फ्रांस में बर्बन किंग था, उसी तरह से जर्मन एरिया में प्रूसिया का किंग था, उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम IV. और इन लोगों ने जब मोनार्कियल रखने की बात की थी तो वहाँ के राजा को ऑफर किया कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाइए और जो भी चीज़ें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा. पर राजा ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब फ्रेडरिक विलियम IV ने इसको रिजेक्ट किया और उन राजाओं के साथ मिल गए जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज करते थे. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. तो एक तरफ क्या हो रहा था? एरिस्टोक्रेसी, रूढ़िवादी और मिलिट्री स्ट्रांग होती जा रही थी और दूसरे तरफ पार्लियामेंट का जो तरीका था वो कमज़ोर होता जा रहा था. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिसियंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जो सपोर्ट्स थे वो पुअर, अनएम्प्लॉयड, फार्मर्स और वर्कर्स का था. लेकिन ये जो मिडिल क्लास था, इन्होंने हमेशा इन लोगों के डिमांड को, पुअर, फार्मर्स के, वर्कर्स के, अनएम्प्लॉयड के डिमांड को नकारा था. इस वजह से इनका जो सपोर्ट था धीरे धीरे हटता चला गया और मिडिल क्लास कमज़ोर होता चला गया. एंड द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन and the assembly was forced to
डिसबैंड। और अंत में क्या हुआ, राजा ने सैनिक भेजे, आर्मी को भेजा, और भेजने के बाद पूरे असेंबली को बंद करवा दिया गया। The issue of extending political right to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the year. इसके साथ साथ जैसे कि किसानों को, वर्कर्स को, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को नकारा गया, उसी तरह से वुमेन्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी गई। जो मिडिल क्लास था, जो उसमें मेल पर्सन्स थे, उनका डोमिनेशन ज़्यादा था, वुमेन का डोमिनेशन बहुत ही कम था या नाम मात्र था। जबकि इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिबरल मूवमेंट में भाग लिया था और बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था कई सालों से। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो वुमेन ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाए थे, एसोसिएशन बनाए थे, इन्होंने न्यूज़पेपर चालू किए, इन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग में भाग लिया और कई जगहों पे आंदोलन में डेमोन्स्ट्रेट भी किया। इसके बावजूद डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इसके बावजूद भी जब असेंबली में वोटिंग की बात आई, सफरेज मीन्स यहाँ वोटिंग राइट्स, वोटिंग की बात आई तो इन्हें वोटिंग देने का राइट्स नहीं दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. तो जब सेंट पॉल चर्च में सारे मीटिंग चल रही थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, तो सिर्फ वोमेंस को वहाँ पे देखने के लिए इजाज़त दी गई थी कि वो आए, विजिटर्स गैलरी में खड़े हो जाए और सिर्फ देखें, वो अपना कोई भी मत नहीं दे सकते थे। Though conservative force were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order. तो जहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो थे, इन लोगों ने लिबरल्स मूवमेंट को दबाया, एक तरह से कम कर दिया, लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई थी कि जिस तरह से हम पुराने तरीक़ों से अभी तक चल रहे थे, वो पुराना तरीका अब चलने वाला नहीं है। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. तो मोनार्क्स को समझ में आ गया था कि ये जो लगातार सर्कल चल रहा है, बार बार रेवोल्यूशन होता है, बार बार हम लड़ते हैं, इनको दबाते हैं, फिर वो उठ खड़े होते हैं, तो इसको ख़त्म करने का तरीका था कि इनको कुछ ग्रांटिंग दी जाए, कुछ चीज़ों में छूट दी जाए। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो जो autocratic राजा थे, जो मोनार्क थे, इन लोगों ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी बदलाव करने शुरू कर दिए। वो बदलाव जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। ये वेस्टर्न यूरोप के कहने का मतलब है फ्रांस में 1815 से पहले जो जो चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस को अब इन जगहों पे भी लागू किया जा रहा था। द सबडोम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबलॉइज्ड बोथ इन द हैम्सबर्ग डोमिनेशंस एंड रसिया और हैम्सबर्ग एरिया के अंदर जितने भी बॉन्डेड लेबर थे और सबडोम थे, उनको बंद कर दिया गया, अबलॉइज्ड कर दिया गया। द हैम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। तो हैम्सबर्ग रूलर्स जो थे, जो राजा थे, उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी थी हंगेरियंस को, वहाँ के लोगों को, मतलब एक तरह से उन लोगों को छूट मिला था 1867 में। आज का हमारा टॉपिक है बाल्कन क्राइसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो यूरोप के अंदर 1871 के बाद जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला एरिया था नेशनलिस्ट की वजह से, वो था बाल्कन एरिया। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंपैरिजन मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नॉन एज द स्लेव्स। तो ये जो बाल्कन एरिया था, ये कुछ अलग अलग देशों से मिलके बना था जो अभी के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना,
स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो है। और इनके जो रहने वाले थे लोग, उनको कहा जाता था स्लेव्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ के जो ज़्यादातर हिस्से थे उन पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब हुआ ये कि इस पूरे एरिया में ऑटोमन एम्पायर का लगभग ज़्यादा कब्जा था और उसी समय यहाँ पे रोमांटिक नेशनलिज्म आ गया। सभी को अपना अपना देश चाहिए था, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने इथनिसिटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, और इस वजह से दोनों के बीच में टकराव हुआ और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन फैल गया। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success. तो इन सब को देखते हुए ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को चेंजेस करने के लिए बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किए गए, बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म किए अपने अंदर, लेकिन ऑटोमन एम्पायर को इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declare independence. एक एक करके ऑटोमन एम्पायर से ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो इलाके थे वो छूटते चले गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह दिखाने लगे। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स on nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. अब ये जो बाल्कन एरिया के लोग थे जो अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इन लोगों ने दिखाया कि एक टाइम हिस्ट्री में ये आज़ाद थे और बाहर के लोग आकर के इन पे कब्जा कर लिया, जिसमें एक आपका ऑटोमन एम्पायर भी था। Hence the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. और जो बाल्कन एरिया में जितने भी रेबेलियन थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर से लड़ा था या बाकी देशों से लड़कर अपने आप को आज़ाद करवाया था, उनका मानना था कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो पहले आज़ाद हुआ करते थे, बाद में उन्हें गुलाम बना लिया गया। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब हुआ ये कि स्लैविक नेशनलिस्ट जो थे ये स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को आइडेंटिफाई करने में मतलब कि वो किस एरिया के हैं, कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, उनको किस राष्ट्र को बनाना है, कौन से देश को बनाना है, कौन सी कंट्री को बनाना है, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others. अब प्रॉब्लम ये थी कि जो स्लैविक एरिया था, जो बाल्कन एरिया था, उसमें जो लोग अलग हो रहे थे, अब वो चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा रिसोर्सेस हो। इस वजह से वो एक दूसरे से जलते थे और कोशिश करते थे कि दूसरी की ज़मीन को छीन के अपनी ज़मीन में मिला लिया जाए या अपने देश के अंदर मिला लिया जाए। Matters were further complicated because the Balkan also become the sense of scene of big power rivalry. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि बाल्कन तो लड़ ही रहे थे आपस में, अब इसमें बड़े बड़े पावर्स भी आगे जुड़ गए। जैसे यूरोपियन पावर्स जो थे वो दूसरे देशों को हेल्प कर रहे थे कि वो लड़े और दूसरे की ज़मीन को छीन के अपने कंट्री में मिला पाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो इस समय जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े देश थे इनके बीच में ट्रेड, व्यापार को लेकर के और कॉलोनीज को लेकर, कॉलोनी मीन्स जिस देश पे कब्जा कर दे। जैसे इंडिया पे इंग्लैंड का कब्जा था तो इंडिया इंग्लैंड के लिए एक कॉलोनी थी, उसी तरह से, और साथ ही साथ अपने नेवल पावर मतलब कि समुद्री जहाज़ों का बेड़ा, उनके पावर को बढ़ाना और मिलिट्री माइट को भी दिखाना जरूरी था। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. और ये जो दुश्मनी थी ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती गई और बाल्कन एरिया और ज़्यादा ही इन चीज़ों में घसीटता चला गया। Each power, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, was keen on countering the hold of the other powers
over the Balkan and extending its own control over the area. अब जैसे बड़े पावर में यहाँ रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी को दिखाया गया है, जो चाहते थे कि बाल्कन का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उनके पास हो और वो दूसरे के एरिया को छीन के अपने कंट्रोल में ले आए. This led to a series of wars in region and finally the First World War. और यही कारण बना, छोटे छोटे वॉर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये छोटा छोटा वॉर एक बड़े विश्व युद्ध में बदल गया और इस तरह से पूरे दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इसका होने का कारण था बाल्कन क्राइसिस. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.